Good morning, everyone. Voice proper. देखिए, हम लोग पार्लियामेंट की बात कर रहे थे। अब पार्लियामेंट में हम लोग कुछ देख चुके हैं स्टूडेंट्स। हमने आर्टिकल 79, 80, 81, 79 में हम लोगों ने संसद के गठन के बारे में बात किया। 80 में हम लोगों ने राज्यसभा, 81 में हमने लोकसभा। क्लियर। 82 में हमने क्या बात किया था कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो सीटों का आवंटन है राज्यसभा में वो देखा जाएगा। 83 में हमने क्या बात किया था, जो टेन्योर है राज्यसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का 6 साल, लोकसभा का 5 साल। 84 में क्या बात किया था, संसद के सदस्य बनने की योग्यता। 85 में क्या बात हुई थी कि संसद को जो बुलाना है उसको खत्म करना है, एंड करना है, स्थगन करना है, जो राष्ट्रपति के पास पावर। तो 79 से 85 तक ये बात हुई थी। क्लियर। 86 में क्या है, राष्ट्रपति का भाषण है। 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष भाषण है। क्लियर। और 88 में क्या है आपका, महान्यायवादी और जो मंत्री होते हैं उनसे संबंधित कुछ प्रावधान होते हैं। तो हम लोगों ने 79 से लेकर 88 तक देख लिया था। 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 83 संसद की टेन्योर, 84 सदस्यों की योग्यता, 85 85 जो बुलाना है सदन को, बुलाना स्थगन करना, 86 राष्ट्रपति का भाषण, 87 विशेष भाषण, और 88 महान्यायवादी और मंत्रियों के बारे में। ये बातें हम लोग कर चुके हैं पीछे। क्लियर है सबको। राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीटें देखी 250, लोकसभा में देखी 550। पहले 552 थी। आर्टिकल 331 जो हमें 2 आंग इंडियन को मनोनीत करने की पावर देता था राष्ट्रपति को, उसको हटा दिया गया था। संशोधन के तहत 104वां संविधान संशोधन हुआ, उससे उसको खत्म कर दिया गया। क्लियर है। अगर हम संसद की बात करें तो इसके जो वास्तुकार है, निर्माण जो डिजाइन बनाया वो लुटियंस और बेकर हैं। क्लियर है। और हमने जो केंद्रीय सदन की बात की कि जो भी एक केंद्रीय बनेगा और 2 सदनी होगा, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखा था। दोनों सदनों के बीच में एक सेंट्रल हॉल है जहाँ पे विशेष भाषण दिया जाता है कब जब भी कोई अतिथि वगैरह आते हैं, और संविधान सभा ने बैठकर यहीं पर चीजें बनाई थी। क्लियर हुआ सबको, इतनी बातें सारी ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे एक एक करके डिस्कस किया था कि राज्यसभा में हम लोग देखते हैं कि कैसे उसकी संरचना थी आर्टिकल 80 में। तो हमने देखा कि 238 जो राज्यों से सिलेक्ट होकर के आते हैं, और जो आपके बाकी बचे हुए हैं वो आपके यूनियन टेरिटरी से आते हैं, सॉरी मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। फिर उसमें जो चुनाव होता है, जो 238 आते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं एकल संक्रमणीय प्रणाली और आनुपातिक पद्धति, इससे होता है। कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन एक एक्ट आया था आरपीए एक्ट 1951, जिसमें हमें प्रावधान करना पड़ा कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होगा। उसमें यह भी प्रावधान था आरपीए एक्ट 1951 में कि राज्यसभा का सदस्य वही बनेगा जिस राज्य से वो होगा, लेकिन बाद में 2003 में संशोधन हुआ और इसको हटा दिया गया। क्लियर है। आई होप चीजें क्लियर है। 12 जो मनोनीत करते हैं प्रेसिडेंट, वो आपके साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जो बहुत अच्छे होते हैं उनको वो मनोनीत करते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि जो कार्यकाल था, शुरुआत में जब पहली बैठक हुई थी 1952 में, तो उस समय कार्यकाल 6 साल का तो था, लेकिन लॉटरी पद्धति से 1/3 सदस्यों को 2 साल में ही रिटायर किया गया, जिसकी वजह से आज हमें देखना पड़ता है कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा में आपने देखा कि जो टोटल था 550, लेकिन यहाँ पर जो चुनाव होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। मतलब ये डायरेक्ट चुनाव है जिसमें कि आप जो भी जिसको प्रतिनिधि को सिलेक्ट करते हैं, तो जो मेजोरिटी पा जाएगा वोट, बस वो सिलेक्ट हो जाएगा। कार्यकाल 5 साल का है, सिंपल सी बात है। हाँ, राज्यसभा के लिए एक और बात है कि वो उनका जो निर्वाचन होता है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही होता है। विधान परिषद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। राज्यों की जो विधानसभा है वो उनको सिलेक्ट करती है जो वहां पर है। तो इस तरह से हमने कई सारी चीजें आपकी देखी थी। फिर उसके बाद हमने कार्यवाही देखा था कि जो संसद की कार्यवाही है पर डे की, उसमें हम लोगों ने एक फर्स्ट आवर जो देखा था आपका, ठीक है, प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर जिसे कहते हैं, 11 से 12, और फिर 12 से 1 हम देखते हैं शून्यकाल, और फिर उसके बाद देखते हैं भोजनावकाश होता है, और फिर 2 से 6 तक पूरी कार्रवाई होती है। लेकिन राज्यसभा अगर है तो 5 बजे तक ही होती है। उस कार्यवाही में जनरल सेशन में क्या होता है कि उस समय डिस्कशन होता है चीजों पर। क्लियर है।
कि क्या हमें बिल पास करना, विधेयक बनाना, इन सब चीजों पर डिस्कस होता है। जो क्वेश्चन आवर है उसमें क्या डिस्कस होता है, उसमें जो क्वेश्चन पूछने होते हैं, जो कोई भी प्राइवेट मेंबर जो कि संसद में बैठा है लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, तो उसको अगर किसी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना है तो वो आपका जो आंसर देना होता है मिनिस्टर को, वो क्वेश्चन आवर में दिया जाता है। अगर लोकहित में कोई बहुत जरूरी चीज है तो वो आपका शून्यकाल में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई विधेयक से रिलेटेड है, कोई बिल वगैरह है, तो फिर वो 2 से 6 वाला जो टाइम होता है उस समय उसको प्रस्तुत किया जाता है। इतनी सारी बातें हम लोगों ने करी थी। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? जो बजट सत्र या जो भी सत्र बुलाते हैं प्रेसिडेंट, अगर वो देखे तो एक साल में 3 आपको देखने को मिलते हैं। तो एक आपका कौन सा था? बजट सत्र था, दूसरा मानसून था, तीसरा विंटर था। बजट हमारा फरवरी से मई तक चलता है, मानसून हमारा जुलाई सितंबर, और जो तीसरा है वो हमारा नवंबर से दिसंबर चलता है। 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन बीच में अगर जरूरत पड़ रही है, संसद नहीं चल रही, तो राष्ट्रपति विशेष सेशन बुला सकते हैं। इस तरह से हमने ये चीजों को डिस्कस किया था। क्वेश्चन के बारे में भी हमने थोड़ा डिटेल दे दिया था कि 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड, व्हाइट, और जो प्राइवेट के लिए होता है, मतलब शॉर्ट नोटिस। हमने देखा था कि 15 दिन का नोटिस दिया जाता है इसमें उस मिनिस्टर को आंसर तैयार करने के लिए। अगर स्टार क्वेश्चन है तो उस पर एक एस्टेरिक मार्क लगा होगा, और इसके तहत उसका आंसर उस मंत्री को पूरे सदन में सबके सामने देना होता है। लेकिन अगर आपका अनस्टार क्वेश्चन है तो रिटन दे सकता है, उस पर कोई डिस्कशन की बात नहीं होगी। शॉर्ट नोटिस वो होता है जो बहुत जरूरी होता है, 10 दिन के समय से पहले भी दिया जा सकता है, उन्हें शॉर्ट नोटिस कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था एक पॉइंट आपका आर्टिकल 86 वगैरह, संबोधन वगैरह 87, और ये इसके बाद हमने संसदीय प्रस्ताव की बात की थी, पार्लियामेंट्री मोशन। संसद में अगर हमें कोई भी डिस्कशन करना है, कोई भी काम करवाना है, कुछ भी करना है, तो पहले एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे प्रस्ताव देखे थे। जैसे अगर राष्ट्रपति का भाषण हो गया है अकॉर्डिंग टू 86 और 87, अगर उन्होंने दिया है और सारे संसद सदस्य उनको थैंक्स कहना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मोशन ऑफ थैंक्स आएगा। क्लियर है? वो आपको धन्यवाद के लिए देना पड़ेगा। अगर कोई विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है किसी संसद सदस्य के द्वारा, कुछ उसने अपना अगर मतलब अधिकार को उल्लंघित किया है, तो फिर आपका प्रिविलेज मोशन लाना पड़ेगा उस मेंबर को कुछ दंड देने के लिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन तब लाया जाता है जब विपक्ष ये चाहता है कि सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, किसी भी चीज को लेकर उनको कटघरे में खड़ा कर सकता है और कहेगा कि आप अपना विश्वास मत प्रस्तुत करिए। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है और विश्वास मत अगर पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने देखा इसको। मोशन लाने की प्रक्रिया आपने सिंपल समझा था कि कोई भी प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर कोई भी मोशन ला सकता है, प्रस्ताव पेश कर सकता है। उसमें सेक्रेटरी जनरल होते हैं, जो महासचिव होते हैं संसद के दोनों सदनों के, उनको दिया जाता है। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कई सारी चीजें थी। मोशन चलेगा, उस पर डिस्कशन होगा, ठीक है ना। जब वो मोशन पर डिस्कशन एंड होगा, वोटिंग होती है। इस दौरान अगर कोई मेंबर चाहता है कि डिस्कशन सफिशिएंट है, कई दिन से वो बात चल रही है, तो फिर वो उस पर क्लोजर मोशन ला सकता है। क्लियर है? और फिर उस तरह से उसको पास कर दिया जाता है। क्लोजर मोशन भी 4 टाइप के देखे थे, वो अलग मैटर है। आई होप स्टूडेंट्स की आपको चीजें क्लियर हुई हैं। उसके बाद हमने देखा था पार्लियामेंट्री प्रिविलेज 105 में हमने देखा था कि संसद सदस्यों या एमपी को कुछ विशेष पावर होती है, और वो जो विशेष पावर होती है आप लोग जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पे मिलती है और साथ में कैसे मिलती है, सामूहिक रूप से। तो व्यक्तिगत तौर पे जब मिलता है तो जब सेशन संसद की कार्यवाही चल रही होती है तो उसके 40 दिन पहले, 40 दिन बाद, उस दौरान उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में जो भी वो बोल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके तहत आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तीसरा, कोर्ट में गवाही देने के लिए उसको आप बाध्य नहीं कर सकते या प्रस्तुत होने के लिए नहीं बोल सकते। ये उसके व्यक्तिगत तौर पर है। सामूहिक रूप से देखें तो राज्यसभा और लोकसभा अपने संसद की कार्यवाही को के नियम खुद बना सकती हैं। दूसरा, ये किस आर्टिकल से बात पता चलती है, 118 से पता चलती है। दूसरा, जो भी प्रोसीडिंग्स होती है लोकसभा राज्यसभा, उसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तीसरा, संसद में किसी को अगर अरेस्ट करना है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अनुमति लेनी होगी। चौथा, लोकसभा और राज्यसभा जो भी डिबेट चल रही है, जो भी डिस्कशन हो रहा है, उसको वो पब्लिश करवाना चाहे जिस भी माध्यम से वो करवा सकती है। अगर रोकना चाहे तो रोक भी सकती है। अगर पांचवा, किसी संसद सदस्य ने कोई उद्दंडता की है, अवमानना की है, संसद की अवमानना की है ना, अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो फिर पेनल दंड देने का प्रावधान है उसके पास, उसके लिए प्रिविलेज मोशन लाना होगा। इस तरह से चीजें हम देखते हैं कि ये चीजें समझ में आती हैं। आर्टिकल 105 जो मूल था उसमें 2 चीजें डिफाइन थी, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ पार्लियामेंट और दूसरा पब्लिकेशन से रिलेटेड। बाद में सब 44वां अमेंडमेंट से सब कंटिन्यू कर दी गई। क्लियर है? एक ही बार में सब खत्म। ओके, कुछ गया दिमाग में है कि बस सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी?
ठीक है, तो ये हमने 5-10 मिनट में पूरा रिवाइज कर लिया, जिससे आप थोड़ा सा अवेयर हो गए होंगे। ठीक है ना, आप लोग भी पढ़ते रहा करो, है ना, जिससे थोड़ा सा रहे। अब डिस्कशन हम बार बार नहीं कर सकते ना। आगे बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए, कुछ पार्लियामेंट्री मोशन है, हमने ऊपर डिस्कस किया था कुछ सारों को, जैसे मोशन ऑफ थैंक्स कहा था, प्रिविलेज मोशन कहा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा था। तो एक शॉर्ट में देख लेते हैं इनकी डिटेल। बहुत ज्यादा ये आपके लिए वो नहीं है, लेकिन हाँ एक आइडिया दे सकते हो। देखो क्या होता है, पार्लियामेंट का मेन काम क्या है पता है? संसद का मेन काम क्या है? संसद का मेन काम होता है कानून बनाना। वहां पर विधेयक लाए जाते हैं, बिल लाए जाते हैं, और उनका जो मेन फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग कानून बनाना, जो लेजिस्लेशन है वो वर्क करना, जैसे सुचारू रूप से प्रक्रिया की जाए, उसी को लाने के लिए बिल वगैरह लाए जाते हैं। अब देखिए, क्या ये जो मोशन लाए गए हैं, ये मोशन कानून बनाने के लिए लाए गए हैं? नहीं, ये लेजिस्लेशन प्रक्रिया से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको कोई लेजिस्लेशन प्रक्रिया करनी है, कानून बनाना है, तो आपको एक अलग से मोशन लाना होता है, उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। तो वो मोशन जो संसद के कानून बनाने वाली प्रक्रिया से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसके तहत रिजोल्यूशन, संकल्प बोलते हैं, संकल्प पत्र या संकल्प प्रस्ताव कहते हैं, कि संकल्प प्रस्ताव लाना होता है। तो ये एक अलग से स्पेशल टाइप का होता है कि अगर आपको कानून प्रक्रिया से कोई चीज करना है, कोई लॉ बनाना है, कोई बिल पेश किया है, तो आपको रेजोल्यूशन लाना होता है। ठीक है, बाकी चीजें अलग हैं, ये कानून बनाने से रिलेटेड नहीं है, ये बस जो चल रही हैं चीजें उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ करने के लिए जरूरत आपको नहीं है, एक दो आप याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपने क्लोजर मोशन देखा। क्लोजर मोशन क्या होता है कि वो जब डिस्कशन चल रहा था, कोई ऊब गया है सांसद, तो कहता है अब इस पे एंड होना चाहिए, तो वो क्लोजर मोशन था। प्रिविलेज था, जब किसी को दंड देना था, अगर उसने अपने अधिकार का उल्लंघन कर दिया था। नो कॉन्फिडेंस था, जब सरकार गिरानी होती है कि आप अपने बहुमत को पेश करिए। मोशन ऑफ थैंक्स जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड था। ठीक है, इसी तरह से आपका कॉलिंग अटेंशन होता है, जजमेंट होता है, एक निंदा प्रस्ताव होता है, सेंस्योर वाला, है ना। तो मेन ये ऊपर के चार हैं जिसको आप मतलब ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना, और ये नहीं भी ध्यान रखोगे तो आपके लिए चलेगा। ठीक है ना, आपके एसएससी लेवल में ये बहुत ज्यादा ये नहीं है। चलिए, तो इसमें एक पॉइंट और है। क्या पॉइंट है कि मोशन तो लाया जाता है, सब में लाया गया, अब डिस्कशन किस मोशन पे होता है, ये एक पॉइंट है। क्या क्लोजर मोशन पे डिस्कशन हो सकता है? नहीं, क्लोजर मोशन लाया गया है तो कोई मेंबर इस पे डिस्कशन नहीं कर सकता, इस पर वोटिंग भी नहीं होती, वोटिंग भी नहीं मांगी जा सकती। प्रिविलेज मोशन पे कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा आपको दंड का अगर प्रावधान तो हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन, डिस्कशन भी होगा, वोटिंग भी होगी, सारी चीजें होंगी। मोशन ऑफ थैंक्स, तीनों चीजें होती हैं, डिस्कशन भी होता है और वोटिंग भी होती है। मतलब वोटिंग मतलब कि जो मेंबर है उनके द्वारा कि आप सहमत हैं या नहीं सहमत है। तो वोटिंग अगर ज्यादा हो गई तो कहते हैं हाँ भाई हम सहमत हैं, कम हो गई तो कहेंगे सहमत नहीं है, ये बात होती है। तो ये चीजें लिखी गई हैं। जैसे निंदा प्रस्ताव, तो निंदा प्रस्ताव में मोशन भी लाया गया, डिस्कशन भी हुआ, फिर उसके बाद वोटिंग भी करा दी गई। तो इस तरह से व्यू पता चलते रहते हैं कि किस तरह से संसद सोचती है, सदस्य सोच क्या रहे हैं, उनके बारे में ये चीज चलती है। रेजोल्यूशन, आप अगर एक बात ध्यान दिए दिए कि नहीं, जितने भी मोशन हैं, प्रस्ताव हैं, जरूरी नहीं कि सब पर वोटिंग हो और सब पर डिस्कशन हो। क्या जरूरी है? नहीं, सारे मोशन पर जरूरी नहीं है कि डिस्कशन हो और जरूरी नहीं कि सब पर वोटिंग है। लेकिन जो कानून बनाने वाला रिजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव है लास्ट वाला, ये कंपलसरी है, डिस्कशन होना ही होना है। जब भी ये विधेयक आएगा तो बिना डिस्कशन के कुछ नहीं होगा। तो जो विधेयक कानून बनने वाले बिल आते हैं उस पर डिस्कशन करना ही पड़ेगा आपको। दूसरा, उस पर वोटिंग भी करानी पड़ेगी, बिना वोटिंग के भी वो आगे पास नहीं हो सकता। तो जब भी कोई ऐसा बिल आता है जिस पर आपको मतलब कानून बनाना, क्योंकि बिल ही आगे चल के कानून बनता है, तो रेजोल्यूशन के तहत लाया जाता है। ये एक प्रस्ताव होता है, मोशन, संकल्प प्रस्ताव, इसके तहत उसको सदन में पेश किया जाता है। फिर उसमें डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद उसमें सबसे वोटिंग ली जाती है, और अगर वो मेजोरिटी से है तो फिर उस बिल को पास कर दिया जाता है। तो ये कंपलसरी होता है रिजोल्यूशन वाला। तो इसको ध्यान रख सकते हो कानून बनाने वाले को, कि उसको क्या बोलते हैं, तो वो रिजोल्यूशन बोलते हैं। हेलो, ना, ओके। क्या रिजोल्यूशन समझ में आया? रेजोल्यूशन क्या, व्हाट इज रिजोल्यूशन?
व्हाट इज रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन एक प्रस्ताव है जो किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए लाया जाता है। मोशन एक प्रस्ताव है जो किसी भी विधेयक को या बिल को कानून बनाने के लिए लाया जाता है। अगर कोई बिल पास हो रहा है, उस बिल को अगर आप एक कानून बनाना चाहते हैं, आप जानते हैं कि पहले वो विधेयक के रूप में आता है, और उस विधेयक को यदि आप लॉ बनाना चाहते हैं तो इसके पहले आपको रिजोल्यूशन लाना होगा। तो कोई भी बिल अगर आप पेश करने चाह रहे हैं तो आपको एक प्रस्ताव देना होता है। प्रक्रिया वही है सेम, कोई भी मेंबर ला सकता है और इस तरह से चीजें सचिवालय को भेजा जाता है कुछ नोटिस के समय, और इस तरह से चीजें होती हैं। ठीक है, जो ऊपर बताया था हमने, मोशन लाने का प्रक्रिया बताया था ना, तो ये प्रक्रिया मोशन कैसे लाया जाता है। प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, मिनिस्टर भी ला सकता है। दोनों अपने सदन के सेक्रेटरी जनरल को रिटन नोटिस मोशन देते हैं सचिवालय को। तो रिजोल्यूशन भी ऐसे ही होता है। अगर उन्हें लगता है कि ये विधेयक है और इसको कानून बनना चाहिए तो पेश किया जाता है। तो पहले वो सेक्रेटरी जनरल महासचिव को ही भेजा जाएगा। वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है, पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, वो साइन करते हैं, कानून बन जाता है। तो ये इस तरह से चीजें चलती हैं। चलिए, रेजोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पॉइंट कर देते हैं जिससे आपको रेजोल्यूशन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बस आपको हम ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि रेजोल्यूशन का मतलब समझिए क्या है। देखिए, रेजोल्यूशन के तहत जो लेजिस्लेशन है, यानी कि विधायिका, मतलब जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वो किसी भी मैटर पर अपना ओपिनियन रखते हैं। मतलब मान लीजिए आपने कोई विधेयक पेश किया लोकसभा में और आप चाहते हैं कि कानून बन जाए। अब ये कौन करेगा? हो सकता है गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर हो, वो मिनिस्टर कहता है कि ये विधेयक लाना है और इससे कानून बनाना है। तो पहले डिस्कशन होगा उस पर। इसका मतलब कि कोई भी मैटर है, उसको अगर आपको लाना है, यानी उस पर अगर आप संसद के सदस्यों को विचार चाहिए, ओपिनियन चाहिए कि क्या सोचते हैं सारे लोग, क्योंकि लोकतंत्र है भाई, सबकी चीजें हैं, आप तानाशाही से पास तो नहीं करवाएंगे उसे, इसीलिए वो सदन में लाया जाता है। तो उसी को रेजोल्यूशन कहते हैं। जब भी वो रेजोल्यूशन लाया जाएगा, वो स्टार्ट होगा, डिस्कशन होगा। अब जितने टाइम में भी डिस्कशन हो, जैसे वो डिस्कशन खत्म होगा उस पर वोटिंग करा दी जाएगी। तो जो भी 543 मेंबर मान लो लोकसभा में बैठे हुए हैं, सबसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए आप क्या सोचते हैं, इस विधेयक को पास किया जाए। ठीक है, तो उसमें सब वोट करेंगे। मान लो मेजोरिटी मिल गई, उन्होंने कहा लोकसभा में पास होना ही है क्योंकि वो गवर्नमेंट का होता है भाई, जिसकी सरकार है उसी के सदस्य ज्यादा होते हैं, तो लोकसभा से तो पास हो ही जाता है। दिक्कत आती है राज्यसभा में, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा हो उसकी सीटें राज्यसभा में ज्यादा हो। तो लोकसभा से वो पास करा लेता है, वोटिंग होती है, मेजोरिटी होती है, वो मिल जाता है। तो ये होता है। तो कोई भी मैटर हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, अगर उसे कानून बनाना है या कुछ करना है तो उसको सदन में लाना पड़ता है, और उसी को रेजोल्यूशन प्रस्ताव कहते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज, यदि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई बिल इंट्रोड्यूस करना चाहता है, विधेयक लाना चाहता है, अरे जितने तुम्हें कानून दिख रहे हैं ना, ये सब जो बने हैं, मनी जो डिमोनेटाइजेशन हो रहा था, और फिर उसके पहले आप, फिर अभी आपका कृषि कानून था, तो इस सब के लिए चीजें करनी पड़ती हैं। कोई भी बिल को अगर कानून बनवाना है तो पहले ये प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो कोई ना कोई एक एमपी होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इसको प्रस्तुत करता है। तो कोई भी मेंबर जो है वो बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो वो एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव लाएगा। ये रिजोल्यूशन सेक्रेटरी को सबमिट किया जाता है, जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं जो सदन के, जैसे लोकसभा है तो उनको फिर रिटर्न एक नोटिस दिया जाता है कि हम इस बिल पर चर्चा चाहते हैं, ये वाला जो बिल है इस पर चर्चा चाहते हैं, वो पहुंचाया जाता है। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो चर्चा होगी, एक्सेप्ट नहीं होता है तो चर्चा नहीं होगी। तो इस तरह से चीजें होती है। ये पहला। दूसरा क्या होता है कि गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए और उस पर सदन के ओपिनियन जानने के लिए, जैसे मान लो डिमोनेटाइजेशन अप्लाई हो गया था, अब हम ये देख रहे हैं कि जो डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी वो अच्छी थी या नहीं। एक दो साल बाद हम सोच रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बारे में जरा जनता की राय, उसके सदन की राय ले लें, तो फिर एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। कोई भी एक मेंबर उस रेजोल्यूशन को पेश करेगा, मतलब वो
बिल को, डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड। फिर डिस्कशन होगा, फिर सब सदन में वोटिंग करेंगे, तो इससे ये पता चलेगा कि इस सदन में जो बैठे हुए लोग हैं वो हमारे इस प्रोसेस से सहमत हैं या नहीं। एक प्रकार से हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, तो हमें पता चलेगा कि ये जनता का विचार है, क्योंकि वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस तरह से भी रेजोल्यूशन लाया जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पर अगर डिस्कशन चाहिए, ओपिनियन चाहिए, तो वो लोग एक प्रस्ताव ला करके ऐसा करते हैं। इसलिए भी लाया जा सकता है कि गवर्नमेंट को किसी पॉलिसी या एक्ट लाने के लिए कहें, मतलब कोई सोचता है मेंबर कि भैया कोई एक नई शिक्षा नीति पॉलिसी बननी चाहिए, शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है ना, और गवर्नमेंट कोई इस पे ध्यान नहीं दे रही है, तो कोई भी मेंबर जो वहां बैठा होगा वो सीधा एक रेजोल्यूशन ला सकता है, कहेगा, प्रस्ताव पेश करेगा और कहेगा कि कोई एक कानून बनना चाहिए शिक्षा नीति से रिलेटेड, बहुत पुरानी शिक्षा नीति हो गई है, कुछ बढ़िया एजुकेशन पॉलिसी बनाइए। अब इस पर डिस्कशन होगा, क्लियर है ना। तो इसलिए भी रेजोल्यूशन लाया जाता है। फिर अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो फिर ये एक्ट बन जाता है, और जिसके बाद फिर उस गवर्नमेंट को उस शिक्षा नीति में जो भी बातें की गई होती हैं, इसी तरह तो आया था अभी जो शिक्षा नीति आई है, एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च हुई थी, तो एक रेजोल्यूशन पास किया गया आपका संसद में, वो रेजोल्यूशन हुआ, उस पर डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुई, मेजोरिटी से वो वोटिंग हो गई थी, दोनों सदनों से पास हो गया, फिर वो राष्ट्रपति को भेज दिया गया, कानून बन गया, तो शिक्षा नीति लागू हो जाए। ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा इस तरह से रेजोल्यूशन के बारे में कब कब किया सकता है। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट को हटाना है, महाभियोग लगाना है, तो भी रेजोल्यूशन लाना होगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, तो भी एक रेजोल्यूशन, संकल्प प्रस्ताव किसी मेंबर को पेश करना होगा, फिर उसके बाद वो एक्सेप्ट होगा, और इस तरह से चीजें होती है। रेजोल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, संकल्प प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। ये गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर ला सकता है, कोई भी प्राइवेट सदस्य ला सकता है। प्राइवेट सदस्य वो होता है जो संसद में तो बैठा है लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, ये भी ला सकता है। गवर्नमेंट का कोई मंत्री भी ला सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का मंत्री लाएगा तो 4 दिन ही सुनवाई होती है उसमें, सोमवार से गुरुवार के बीच उसकी सुनवाई होती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया होता है। जो प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाएगा तो केवल फ्राइडे को ही डिस्कशन हो सकता है, बीच में किसी दिन डिस्कशन नहीं होता। तो जो प्राइवेट मेंबर लेके आते हैं, मतलब जो मंत्री नहीं है, तो उनके रेजोल्यूशन पे डिस्कशन फ्राइडे को होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट का अगर कोई मिनिस्टर लेके आया जिसकी सरकार चल रही है, तो मंडे से थर्सडे के बीच होता है उसका। तीसरा, और कोई भी ला सकता है, दोनों में से कोई भी ला सकता है, मिनिस्टर या प्राइवेट में से, तो वो होता है स्टेट्यूटरी, कोई भी रेजोल्यूशन जो लॉ मेकिंग से संबंधित है, नॉर्मल सी, ठीक है ना। तो मेन ये 2 होते हैं जो ऊपर वाले आपके हैं, गवर्नमेंट और ये सब। तो ये डिस्कशन से रिलेटेड है कि सोमवार से अगर गुरुवार देखें तो ये वो रेजोल्यूशन होता है जो मिनिस्टर के द्वारा होता है, और जो प्राइवेट मेंबर के द्वारा होता है वो फ्राइडे उनको रखा गया है। और ये 2 बजे के बाद का जो समय होता है ना, तो पहला जो 2 घंटा होता है, 2.5 घंटे के आसपास होता है, उसमें डिस्कशन होता है ये। तो 2 बजे से जब होता है तो उस टाइम में डिस्कशन चलता है कि भैया ये रेजोल्यूशन है, इस पे चर्चा होनी चाहिए और फिर इसको कानून बनवाना है, ऐसा होता है। हाँ, क्या हुआ? कथा समाप्त हुई? कथा के बाद कुछ प्रसाद मिला है? मिला कुछ प्रसाद? रेजोल्यूशन कौन ला सकता है? संसद का जो सदस्य, कोई भी एमपी जो होते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई भी ला सकता है। और इसको लाने की प्रक्रिया क्या है कि एक बिल होगा, वो बिल यानी विधेयक प्रस्तुत करना है, तो बिल पहले संसद में लाया जाता है, संसद मतलब राज्यसभा लोकसभा में, वो बिल विधेयक पेश किया करना होता है। फिर उसके बाद अगर वो पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को भेजा जाता है, फिर वो कानून बन जाता है। जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है बिल या कोई रेजोल्यूशन, अगर गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है तो सोमवार से गुरुवार का दिन निर्धारित है, उस समय चर्चा होती है। और अगर कोई प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया गया है तो फ्राइडे है, उसमें चर्चा होती है, जो भी बिजनेस आवर होता है उस दौरान, ठीक है। देखिए, अगली बात अगर हम लोग करें तो कोई भी विधेयक, देखो अब हम संसद की विधायी प्रक्रिया समझते हैं, कानून कैसे बनता है, संसद में बिल कैसे लाते हैं, अब हम वो समझने जा रहे हैं। तो एक कोई भी बिल है, हमने अभी अभी बात किया, मिनिस्टर भी प्रस्तुत कर सकता है, प्राइवेट मेंबर भी, ठीक है। लेकिन जो मिनिस्टर प्रस्तुत करता है बिल, उसे गवर्नमेंट बिल कहते हैं। जो मिनिस्टर बिल पेश करता है उसे गवर्नमेंट बिल कहते हैं, सरकारी विधेयक। जो प्राइवेट मेंबर
पेश करता है उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। पहला पॉइंट, जिस बिल को आपको कानून बनवाना है, जैसे कृषि कानून बिल, तो बिल था फिर बाद में एक्ट बना, तो अगर उसे आपको लाना है तो मिनिस्टर भी ला सकते हैं, अगर मिनिस्टर लाए हैं तो सरकारी, और अगर कोई प्राइवेट मेंबर लाया है तो गैर सरकारी। गवर्नमेंट वाले बिल को पब्लिक बिल भी कहते हैं, गवर्नमेंट वाले बिल को पब्लिक बिल भी कहते हैं। प्रस्तुत किया जाएगा बिल संसद में, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। तो संसद में प्रस्तुत हुआ, चलिए डिस्कशन हुआ, डिस्कशन होने के बाद दोनों सदनों ने पास कर दिया, लोकसभा ने भी राज्यसभा ने भी। जैसे ये पास हो जाता है राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास पावर होती है, पीछे हम डिस्कस भी किए हैं राष्ट्रपति वाले चैप्टर में, वो सहमति दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, या तो संसद को वापस पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। अगर वो सहमति दे देते हैं कानून बन जाएगा, ये मतलब होता है। तो किसी बिल को कानून बनने के लिए हमारे पास प्रोसेस क्या है, उस बिल को सदन में लाना होगा और उस सदन में उसको पास कराना होता है दोनों सदनों में। फिर वो जैसे दोनों सदन में पास हो जाते हैं राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, और अगर वो उसकी सहमति दे देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो कानून बन जाता है। प्रक्रिया ये है। सरकारी विधेयक अगर कोई लाया जा रहा है मिनिस्टर के द्वारा, 7 दिन पहले नोटिस देनी होगी। अगर कोई गवर्नमेंट बिल है तो आपको 7 दिन पहले संसद को सूचना देनी होगी कि हम ये बिल लाने वाले हैं। यानी कि अगर किसी मिनिस्टर ने इसको प्रस्तुत किया है जो गवर्नमेंट में है, सरकारी विधेयक होता है वो, तो इसके लिए 7 दिन का नोटिस देना होता है। गैर सरकारी विधेयक जो प्राइवेट मेंबर करते हैं उसके लिए 1 महीने का देना पड़ता है। तो अगर कोई मेंबर, प्राइवेट मेंबर ने अगर वो किया है, यानी कि कोई विधेयक जो है आपका वो गैर सरकारी है, जो जिसको प्राइवेट मेंबर ने प्रस्तुत किया है, यानी कि वो मंत्री नहीं है, उसने अगर प्रस्तुत किया है तो 1 महीने का समय देना होता है। और यदि सरकारी विधेयक है गवर्नमेंट बिल, तो गवर्नमेंट बिल के लिए आपको 7 दिन का देना होता है। हेलो, ठीक है। संसद के विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत बताइए कि बिल को कानून बनने के लिए क्या प्रोसेस है। कोई विधेयक को कानून बनने की प्रोसेस बताइए जल्दी, फटाफट। कोई बिल जो पेश हो रहा है उसके कानून बनने की प्रक्रिया बताइए फटाफट। अभी एक भी आंसर नहीं आया। ठीक है, आंसर आ रहे हैं। तो कोई भी विधेयक लाने के लिए चाहे वो सरकारी विधेयक हो चाहे गैर सरकारी विधेयक हो, पहले संसद के दोनों सदनों में लाना होगा, दोनों सदनों से उसे पास करना होगा। जैसे वो पास हो जाएगा प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा उनकी सहमति के लिए, और अगर वो अपनी सहमति दे देते हैं तो कानून बन जाएगा। जो मंत्री के द्वारा लाया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, जो प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया जा सकता है उसे गैर सरकारी बोलते हैं। चलिए, सरकारी विधेयक को लाने के लिए कितने दिन की सूचना देनी होती है, कितने दिन पहले सूचना देनी होती है अगर हमें कोई गवर्नमेंट बिल लाना है। गवर्नमेंट बिल लाने के लिए जब हम करते हैं प्रस्ताव तो कितने दिन की सूचना देनी होती है, 7 दिन। और अगर गैर सरकारी विधेयक लाना है तो 1 वर्ष। ठीक। राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित दोनों आर्टिकल बताइए, राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित दोनों आर्टिकल बताइए। सत्तासी 88 की 86 87? 86 87 करेक्ट है। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, प्रत्येक जनगणना के बाद जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है,
सब अलग अलग दे रहे हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो जनगणना के बाद है 82 है, 82 है। संसद के सदस्य बनने की योग्यता किस आर्टिकल में? है 83 में नहीं है, 83 में नहीं है, गलत आंसर दे रहे हो। पढ़ते लिखते नहीं हो तुम लोग, खत्म हो सब, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, तुम्हारा कुछ ना हो सकता। तुम लोग को चाहे कुछ भी करवा दो, खाली अपना खून जलाते रहो बस, तुम लोग ना पढ़ना कभी। आर्टिकल 84 करेक्ट है। 10584 बहुत बढ़िया, गजब टाइप किया है। 10,584 यानी 105 और 84 दो आर्टिकल एक साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं। गलत है, अच्छा ठीक। संसद के गठन की चर्चा किस आर्टिकल में है? हाँ, सबने अच्छा बता रहे हैं, सबका हम देख रहे हैं, सभी का देख रहे हैं, ठीक है। ओके 79, बस आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट। चलिए बिल को पेश किया जा रहा है, देखते हैं कानून कैसे बनता है। देखो कानून बिल जो था वो अध्यादेश के द्वारा लाया गया था, वो प्रेसिडेंट के अध्यादेश के द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। तो वो संसद का सत्र उस समय नहीं चल रहा था, उसकी वजह से वो लाया गया था जयप्रकाश। और फिर जब अध्यादेश लाया गया था तो 6 महीने तक वैलिड रहता है वो, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स बिल के बारे में। अब हम बिल बात करते हैं, बिल कितने प्रकार के हैं? बिल 4 प्रकार के होते हैं। ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल। एक बिल होता है संविधान संशोधन से रिलेटेड, एक बिल होता है वित्तीय विधेयक, और एक होता है धन विधेयक, एक होता है साधारण। बिल कितने प्रकार के राजरानी? 4 प्रकार के, ठीक है। आदित्य शुभम सुबह, अभी तो कुछ बताया ही नहीं, 4 प्रकार बताए हैं, आगे बढ़ेंगे पूछते हैं फिर। चलिए बिल प्रस्तुत किया जाएगा। देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, बिल को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। संसद में कितने सदन होते हैं? लोकसभा राज्यसभा। तो उनमें से किसी एक में तो पहले पेश होगा ना, चाहे लोकसभा में आएगा चाहे राज्यसभा में आएगा, दोनों में से किसी में आएगा, वो देखेंगे हम लोग अभी। तो बिल को पहले संसद में पेश करना है। देखो पहले हम ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं, एक एक करके बात करेंगे। आज हम केवल ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं, फिर देखेंगे जहां तक ये डिस्क्राइब होता है, तो फिर उसके बाद हम मनी बिल बात करेंगे, फिर फाइनेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखिएगा ये बिल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्डिनरी बिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको दोनों सदनों में लाया जाएगा, दोनों में से किसी में ला सकते हो। तो जैसे राज्यसभा है या लोकसभा है, तो लोकसभा को हम मान लेते हैं फर्स्ट हाउस या दूसरे में, तो हम यहाँ पे हाउस का शब्द यूज करेंगे, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हाउस लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि बिल दोनों में से किसी में प्रस्तुत किया जाता है। तो फर्स्ट हाउस, क्योंकि हमने यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा क्यों नहीं लिखा स्टूडेंट, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बिल दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। तो जिसमें भी लाया जाएगा, चाहे वो लोकसभा में या राज्यसभा में, तो हम उसे फर्स्ट हाउस कहेंगे। हेलो देवेन, शुभम, रौनक, जयप्रकाश, क्लियर, ठीक है, ओके। तो दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है, इसलिए हम उसको फर्स्ट हाउस के नाम से जानेंगे। क्या होता है, एक साधारण प्रक्रिया समझिए पहले। देखो हम कोशिश ये करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ जाए, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल देते हैं, बाकी और कोई मैटर नहीं है। आप चाहो तो सीधे रट्टाफिकेशन लगा सकते हो। पहला हाउस जो होता है, उस पहले हाउस में क्या होता है 3 स्टेज में आता है जब बिल पेश किया जाता है।
मान लो लोकसभा में पेश कर दिया गया। लोकसभा में जैसे ही पेश होता है 3 स्टेजेस से गुजरना होता है उस बिल को। पहला स्टेज फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर सेकंड रीडिंग होती है, फिर थर्ड रीडिंग होती है। अगर ये लोकसभा में पेश हुआ है या राज्यसभा किसी में भी पेश हुआ है, 3 रीडिंग से गुजरना होता है उससे। 3 स्टेज होते हैं उस बिल के डिस्कशन के। देखते हैं वो क्या होते हैं। जैसे ये तीनों रीडिंग कंप्लीट हो जाती है लोकसभा की और लोकसभा ने इसको पास कर दिया बिल को, ये राज्यसभा में चला जाएगा दूसरे हाउस में। तो जब भी कोई साधारण बिल होता है तो साधारण बिल के लिए पहले 3 रीडिंग होती है और ये बिजनेस आवर में पेश किया जाता है। क्वेश्चन आवर और 0 आवर में शून्यकाल में नहीं प्रस्तुत होता है। ये बिजनेस आवर जो होते हैं ना 2 बजे से वो वाला टाइम, ये उसमें पेश होते हैं। तो ये उस समय पेश किया गया, लोकसभा में पेश हो गया। इसने जैसे ही लोकसभा में पेश किया, अब इस पर 3 रीडिंग्स होंगी, स्टेज होते हैं, क्या क्या होगा अब उसमें। और अब सपोज करो कि लोकसभा में इसे पास कर दिया, वोटिंग हुई और मेजोरिटी मिल गई, बिल पास हो गया लोकसभा से। लोकसभा से ये राज्यसभा में जाएगा, दूसरा हाउस। राज्यसभा में भी 3 स्टेज होंगी, फिर उसको 3 प्रक्रिया से गुजरना होगा। रीडिंग मतलब वही स्टेज, चर्चा करना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो एक एक स्टेप बाय चला जाता है। उसी तरह से आपका सेकेंड हाउस में जब पहुंचते हैं तो फिर 3 स्टेप होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। अगर इसके बाद भी राज्यसभा ने पास कर दिया तो ये चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और जैसे प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट अगर अपना एसेंट दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, वो बिल कानून बन जाएगा। तो इस बिल के कानून बनने तक ये प्रक्रिया होती है। तो पीछे हमने क्या बताया था आपको कि ये जो बीच का प्रोसेस है, वही हमने कहा था कि ये बिल प्रस्तुत हुआ और फिर ये कहाँ लाया जाएगा, संसद में। यही तो बताया था कि बिल को कहाँ पेश किया जाता है, संसद में। और संसद से फिर क्या होता है, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट के बाद वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। हेलो, पीछे का भूल तो नहीं जाते हो तुरंत, जो अभी ऊपर ऊपर डिस्कस हुआ है। तो वो जो बिल है पहले वो संसद में लाने का मतलब दोनों हाउसों में लाना। तो पहले हाउस में अगर लोकसभा है तो उसमें लाओगे तो 3 रीडिंग होती है, 3 स्टेप होते हैं, उस पर चर्चा वगैरह होती है। लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा में जाएगा, दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। राज्यसभा भी 3 रीडिंग में चलती है, फिर उसके बाद वो पास कर देती है, तो फिर प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट के पास 3 पावर, होल्ड कर सकते हैं, सहमति दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने सहमति दे दी तो कानून बन जाएगा और वो लागू हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि जिस दिन लोकसभा और राज्यसभा ने बिल को पास किया था उसी दिन साइन हो जाए। देखा है ना, ये सब कोई संशोधन वगैरह होते हैं तो पता चला 9 दिसंबर को पास कर दिया था लोकसभा ने, 11 को पास किया था राज्यसभा ने, और पता चला 20 जनवरी को जाकर के राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी है या समथिंग, मतलब जो समय काल होता है उसके पहले पहले। तो इस तरह से चीजें होती है। तो जरूरी नहीं कि जिस दिन इसने पास किया है और इसने पास किया है उसी दिन प्रेसिडेंट साइन कर दे, ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास 14 दिन का समय भी होता है ना उसको पुनर्विचार के लिए। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, एक ही दिन में पास हो सकता है, एक ही दिन में दोनों में सदन में पास हो जाता है। दूसरी बात करते हैं, रीडिंग समझते हैं आप, ये है क्रुशियल पॉइंट। अगर आपको अपने बिल की प्रोसेस को समझना है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट को बनाना है, तो हम जो बताने जा रहे हैं इसको समझ लीजिए एक बार, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैक्सिमम 3 रीडिंग ही होगी। हाँ, जब लिख दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तो अभी इसमें पूछने की जरूरत क्या थी। तो अगर हम लोग कहें कि संसद का कोई सदस्य प्रस्तुत कर सकता है बिल, हमने बताया ही था, वो मेंबर प्राइवेट मेंबर भी हो सकता है, गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी हो सकता है। बिल पेश किया गया हाउस में, पहली रीडिंग समझते हैं। पहली रीडिंग में क्या होता है, जैसे बिल पेश किया जाता है, ये बिल पेश हुआ, कोई मेंबर है एमपी, पेश किया, जैसे ही वो पेश करेगा तो उसे लीव ऑफ हाउस लेनी होती है। जिस मंत्री ने, जिस मेंबर ने ये बिल पेश किया है उसको लीव ऑफ हाउस लेनी होती है। लीव ऑफ हाउस का मतलब छुट्टी नहीं लेनी है, लीव ऑफ हाउस मतलब छुट्टी नहीं है, परमिशन कहते हैं इसे। तो इसे कहते हैं परमिशन लेनी है।
तो इसका मतलब जो भी सदस्य उसको प्रस्तुत करना चाहता है वो कहेगा कि मैं आपकी परमिशन चाहता हूं कि क्या मैं ये बिल पेश कर सकता हूं। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो अध्यक्ष, कहेंगे यस बिल्कुल आप पेश कर सकते हैं, चलिए पेश किया जाए। तो फिर वो मेंबर जो है वो अपना फिर वो बिल संसद में रखता है, मतलब उस सदन में रखेगा, जो भी सदन का वो मेंबर है। परमिशन मिल गई। अनुमति मिलने के बाद सदस्य बिल के टाइटल और ऑब्जेक्टिव को पढ़ना होता है, मतलब ये बिल किससे रिलेटेड है, भाई वो सदस्य बताए ना किससे रिलेटेड है। जैसे कहेगा कि हम कृषि कानून से लाने वाले हैं बिल, वो कहेगा नहीं हम मॉनेटरी पॉलिसी से लाने वाले हैं, हम नहीं हम डिमोनेटाइजेशन वाला फिर से करने वाले हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जो भी चीजें हैं तो वो टाइटल पड़ेगा उसका कि ये बिल किससे रिलेटेड है। उसको समझाएंगे सबके सामने पूरे सदन में कि ये पढ़ के सुनाएगा कि देखो हमारा बिल ये इसके मैटर में। जैसे अभी एक बिल पेश किया गया था ना, सांसद के द्वारा किया गया था, वो संशोधन के लिए, प्रस्तावना के संशोधन के लिए, प्रेम्बल के लिए, उसमें जो समाजवादी शब्द है उसको हटाने के लिए, और वो एक पॉइंट था उसको दूसरा शब्द लाना था उसमें, तो वो चीजों के लिए पेश हुआ था। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? हम सब सही कह रहे हैं, ठीक है। तो अब वो जो मेंबर है वो एक्चुअल में किया, लेकिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उसने अनुमति ही नहीं दी, ठीक है ना। तो वही हम कह रहे हैं कि ये इस पे होता है कि जैसे उन्होंने बिल तो पेश किया था और इसके लिए उनको लीव ऑफ द हाउस लेना था, परमिशन लेनी थी, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर है कि वो उसको अनुमति देते हैं या नहीं। अगर वो अनुमति नहीं देते तो यही बात खत्म हो जाएगी, लेकिन वो अनुमति देते हैं, अगर वो अनुमति देते हैं तो फिर आगे चर्चा होगी। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर है कि वो उस पर चर्चा करना चाहते हैं या नहीं। अभी एक बड़ा मुद्दा था, आप प्रियम्बल में चेंज करवाना चाहते हैं, प्रियम्बल एक बड़ी चीज है, ठीक है ना, तो तुरंत तो आपको अनुमति नहीं मिल जाएगी, बहुत सोच विचार के ही वो मिलेगा उसके ऊपर। तो वो उसी समय उसको खत्म कर दिया, प्रिसाइडिंग ऑप्शन ने रिजर्व रख लिया, आगे कभी देखेंगे, अभी चर्चा नहीं होगी इसके ऊपर, ये होता है। तो जब भी आप कोई बिल पेश करते हैं तो उस बिल को पेश करते समय आपको उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेनी होती है, जो अध्यक्ष हैं। और हाँ, वो बीजेपी के हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्या वो मंत्री ही हो गए जो पार्लियामेंट के उसमें, अब भाई प्रियम्बल में चेंज करवाना है तो मंत्री ही तो करवाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ उसमें, ठीक है ना। अगर ये अनुमति मिल जाती है तो वो सदस्य फिर पढ़ेंगे, उसको सबके सामने समझाएंगे, नहीं मिलती है तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई, परमिशन मिल गई, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बिल को परमिशन दी, कोई भी बिल है। जैसे ही परमिशन मिलेगी, एक भारत का राजपत्र होता है सरकारी, गैजेट बोलते हैं इसे, गैजेट ऑफ इंडिया, इसे बोलते हैं गैजेट ऑफ इंडिया, इसको भारत का राजपत्र बोलते हैं। भारत सरकार के जितने भी ऑफिशियल नोटिस होते हैं और जितने भी बिल्स होते हैं उनको इसमें पब्लिश किया जाता है। तो आपको अगर कोई भी ये देखना है, कोई न्यूज़पेपर में नहीं करते हैं वो लोग, इनके लिए एक भारत का राजपत्र होता है। तो सरकारी अगर कोई नोटिस देनी होती है, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई नोटिस आ रही है या बिल से संबंधित कोई चीज पब्लिश करनी है, तो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है, उसे भारत का राजपत्र कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन के अंतर्गत आती है, तो इसका पूरा मैनेज जो देखती है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउस और अर्बन देखती है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये बिल प्रस्तुत किया जाता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अनुमति मिली है, उसके बाद इसको इस गैजेट ऑफ इंडिया में, भारत के राजपत्र में छापना होता है, तो उसमें पब्लिश करना होता है। जैसे ये पब्लिश हो जाएगा, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट, इसको बोलते हैं पहली प्रोसेस। बिल पर जो कानून बनने की प्रक्रिया, उसकी पहली प्रोसेस कंप्लीट हो गई। पहली प्रोसेस क्या हुई? एक संसद के द्वारा बिल को प्रस्तुत करना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का उस बिल पर सहमति देना यानी एक्सेप्ट कर लेना, फिर उस मेंबर के द्वारा उस पूरे बिल के ऑब्जेक्टिव को पढ़ना, और उसके बाद उसको गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करवा देना। दिस इज फर्स्ट स्टेप। ये है, कुछ है, ठीक है। चलो, तो पहली रीडिंग क्लियर, आगे बढ़े। पहली रीडिंग मतलब बिल पेश होना, अनुमति लेना, अनुमति मिलने के बाद उसको फिर गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करवाना, भारत का राजपत्र, किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि जैसे वो पेश किया गया होता है ना, जैसे बिल पेश करते हैं, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जैसे अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष है, जो भी बैठे होंगे, वो पहले ही गैजेट ऑफ इंडिया में छपवा देते हैं, ये उनके पास अधिकार है। वो मतलब
पहले और टाइटल वगैरह वो मेंबर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जैसे बताया था ना, नोटिस देना होता है। हेलो, 7 दिन पहले और 1 महीने पहले नोटिस देना होता है। अगर ये बिल सरकारी विधेयक है तो आपको 7 दिन पहले देना होता है, और अगर आपको ये मतलब गैर सरकारी है तो 1 महीने। तो आप 7 दिन पहले जैसे इसको देते हैं तो हो सकता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो पहले ही गजट ऑफ इंडिया में छपवा दें। और अगर वो पहले ही गजट ऑफ इंडिया में छपवा देते हैं तो सांसद सदस्य को अनुमति नहीं लेनी पड़ती, वो सीधे उस विधेयक को पढ़ेंगे, सीधे टाइटल वगैरह। लेकिन अगर वो गजट ऑफ इंडिया में छपा नहीं है तो उन्हें पहले परमिशन लेनी होगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, उसके बाद ही वो उस बिल को पढ़ सकते हैं। क्लियर है? अगर वो पहले गजट ऑफ इंडिया में छप गया तो इसका मतलब अनुमति मिल गई। बात तो यही हुई ना भाई, कि अल्टीमेटली हमें वो गजट ऑफ इंडिया में छपवाना होता है, पब्लिश करना, मेन मोटो ये होता है। वो जो सरकारी भारत का राजपत्र है उसमें छापना होता है उस बिल को। तो अगर वो मिल गया है तो इसका मतलब ठीक है। अरे पहले कौन छपवाता है का क्या मतलब? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन देखती है ना। तो ये जो चीजें हैं वो इसके पास में भेजी जाएंगी, इस मिनिस्ट्री को भेजी जाएंगी, वो देखेगा उसे। लेकिन आदेश कौन देगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर देगा, लोकसभा अध्यक्ष, कि हाँ इसको छपवा सकते हैं। सेकेंड रीडिंग, ओके, व्हाट इज सेकेंड रीडिंग? क्या पहली रीडिंग में बिल पर चर्चा हुई? हाँ सत्यजीत, बिल पे चर्चा हुई। शुभम, रिंकी, पिंकी, राफिया, अनिल, पूजा, शुभम, संजय, सच्चिदानंद, रोशनी। नहीं, देखो सबने कह दिया एक आंसर से नहीं। हाँ, चर्चा नहीं हुई, केवल बस अनुमति लिए थे, उसके टाइटल पढ़े थे और केवल बस ये बताए थे कि बिल किसके बारे में ओनली। अब सेकेंड रीडिंग में चर्चा होगी, जब ये गैजेट में छप जाएगा तो अब इस बिल पे डिस्कशन होगा। सबसे क्रूशियल पार्ट है सेकेंड रीडिंग। जब ये गैजेट ऑफ इंडिया में छाप दिया जाता है तब इस पे चर्चा शुरू होती है। इसको ध्यान से समझना है। ये जो चर्चा चलती है, क्या चर्चा होती है? जो बार बार कह नहीं रहे थे राहुल गांधी, चर्चा नहीं हुई, हमको चर्चा नहीं करने दिया, हमको बोलने नहीं दिया, ये सेकेंड रीडिंग का ही मतलब है। ये सेकेंड रीडिंग जब होती है प्रोसेस, तो इसी में चर्चा करवाई जाती है। समझते हैं क्या होता है? तो बिल के जो प्रिंसिपल्स पर सबसे पहले जनरल डिस्कशन होता है, बढ़िया डिस्कशन होगा, है मेंबर्स के बीच सब अपना जो भी राय वगैरह है वो लिया जाता है, वो सब समथिंग होता है, डिस्कशन होता है। जैसे वो डिस्कशन हो जाता है, कहते हैं हाँ ठीक है चल रहा है, उसके बाद इन लोगों के पास भेजा जाता है। पहले ये मेंबर डिस्कशन करते हैं, जैसे ही वो डिस्कशन खत्म होता है तो उसके बाद फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया, अब कुछ हम अलग से भी इसकी स्क्रूटनी करा लेते हैं कुछ मेन मेंबर से, वो भी जरा इसको देखें। तो कमेटी होती है, आपने बार बार सुना होगा, ज्वाइंट कमेटी बना दी गई, एक ऐसी कमेटी है, इस तरह की ये होती है। तो एक होती है सिलेक्ट कमेटी, एक होती है ज्वाइंट कमेटी, एक होता है कंसिडरेशन स्टेज और एक होता है जनरल पब्लिक का ओपिनियन। जैसे ये डिस्कशन खत्म होता है, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको डिस्कशन को खत्म कर लेते हैं, डिस्कशन कंप्लीट हुआ, तो इसके आगे के प्रोसेस किया जा सकता है। 4 तरीके से होता है। इस बिल को डायरेक्ट कंसिडरेशन स्टेज में भेजा जा सकता है, सीधे भेजा जा सकता है बिना इन कमेटी को भेजे। पहला प्रोसेस, डिस्कशन अगर हो गया है और लगता है कि सब ठीक चल रहा है तो ये सीधे कंसिडरेशन स्टेज में भेज सकते हैं, सीधे कंसिडर कर लो। यही होता है जनरली, जब चर्चा नहीं करानी होती, चर्चा हुआ, कमेटी के पास नहीं भेजा और सीधे वो क्या करवा दिया, कंसिडरेशन करवा दिया, तो मेंबर चिल्लाने लगेंगे, हम तो चर्चा करवाए नहीं, हमको ये नहीं कि कमेटी तो बनाए ही नहीं थे, मेरी तरफ के तो मेंबर ही नहीं थे, सारे तो गवर्नमेंट के थे। मतलब इस तरह से चीजें होती रहती हैं। तो कंसिडरेशन स्टेज में अगर किया है तो ये हो सकता है। अगर कंसिडरेशन स्टेज में डायरेक्ट नहीं भेजा है तो इनमें से किसी एक में भेजेंगे, वो कमेटी के पास भेजेंगे, और ज्यादातर वो ज्वाइंट कमेटी के पास भेजा जाता है। देखो ज्वाइंट कमेटी का मतलब क्या होता है, कुछ मेंबर लोकसभा के रखे जाते हैं, इसमें मंत्री भी हो सकते हैं और विपक्ष के भी होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं। इसमें कुछ मेंबर आपके राज्यसभा के भी होते हैं, तो लगभग ये दोनों सदनों के कुछ मेंबर होते हैं, इसीलिए ज्वाइंट कमेटी कही जाती है। और इसमें विपक्ष का नेता तो होगा, जैसे कभी आपने सुना होगा एक कमेटी बनाई गई, मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ आता है सब।
तो अब इस कमेटी में कोई ना कोई विपक्षी नेता शामिल होते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर या फिर जो नेता हैं वो लोग इसमें बनाए जाते हैं। तो ज्वाइंट कमेटी के पास भेजा जाता है। तो इसमें लोकसभा के भी होते हैं और राज्यसभा वाले भी होते हैं। ज्वाइंट कमेटी ने अगर इसको पास कर दिया आपस में चर्चा होकर के, तो अगर उन्होंने पास कर दिया तो इसका मतलब कि बड़े बड़े मिनिस्टर रखे गए हैं, उसमें बड़े बड़े नेता हैं, इसका मतलब सहमति है सबकी, क्योंकि उसमें विपक्ष का नेता भी होगा। तो अब उसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्वाइंट कमेटी ने पास किया है वो सीधे कंसिडरेशन स्टेज में चला जाएगा, फिर उसके आगे का प्रोसेस क्लियर होगा। तो जो भी ये चर्चा होती है वो चीज की जाती है। हाँ, एक प्रोसेस और होता है, जैसे मान लो कोई विधेयक होता है जो जनरल पब्लिक से रिलेटेड है, तो कभी कभी उसे पब्लिश करवा दिया जाता है जनरल पब्लिक के लिए। चलिए हम जनता का विचार जानना चाहते हैं, जैसे हमारे केजरीवाल जी बार बार हाँ बताइए फ्री दें कि ना दें, वो भले जनता कहे दे ना दे लेकिन वो तो पास करेंगे ही उसके बाद, लेकिन वो एक करवा देते हैं कि हम जनता की राय लेना चाहते हैं। इसको कहते हैं जनरल पब्लिक का ओपिनियन। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बार बार ये करके और फिर वो जनरल पब्लिक ओपिनियन के लिए करवा देते हैं। जो करना है वो तो लेंगे ही लेंगे डिसीजन। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो जनरल पब्लिक के लिए भेजा जा सकता है कि उसके ओपिनियन को जानने के लिए, और ज्यादातर जो प्रोसेस होती है वो ये वाली होती है। मेनली जो प्रोसेस होती है, एक कमेटी वगैरह होता है, जैसे अगर बहुत उस तरह का बिल है इंपॉर्टेंट तो फिर कमेटी के पास ही भेजा जाता है, वो सीधे कंसिडरेशन स्टेज में नहीं भेजते हैं। ये कमेटी पहले उसकी स्क्रूटनी करती है, फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है ना। राजरानी जग रहे हो? बहुत बढ़िया, आज सही है बिल्कुल। सेकेंड रीडिंग समझ में आया सबको, है ना? डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, और फिर उसके बाद 4 स्टेप हैं। या तो सीधे कंसिडरेशन स्टेज में भेजा जाएगा, या तो कमेटी के पास भेजा जाएगा, तो या तो जनरल पब्लिक की ओपिनियन के लिए जाना जाएगा। अगर कंसिडरेशन स्टेज में भेज दिया गया है तो कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कमेटी के पास भेजा गया है तो पहले इनके ओपिनियन चाहिए होंगे और फिर ये यहाँ जाएगा। जनरल पब्लिक का है तो भी वो फिर यहाँ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रोसेस चलती है। अब बढ़ते हैं तीसरे में। दूसरा ही मेन होता है, तीसरा बहुत कुछ रीडिंग नहीं है, वो तो पास करेंगे उसको। सेकेंड रीडिंग ही सबसे मेन होती है, जहां पे डिस्कशन होते हैं। थर्ड रीडिंग में क्या होती है, एक डिबेट होगी। जगह सेकेंड रीडिंग में पास हो गया, सब कमेटी में पास हो गया, तो तीसरी रीडिंग डिबेट। तो आप ये कहेंगे सर अभी अभी तो डिस्कशन किए थे, इतना बड़ा डिस्कशन चला था, फिर से डिबेट चालू। ये डिबेट केवल इस बात पर होगी कि इस बिल को एक्सेप्ट करना है या नहीं, बस, और कोई चर्चा नहीं होगी। अब केवल ये चर्चा होगी कि बताइए कितने लोग इसको ये मानते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया जाए या पास कर दिया जाए। हाँ, देवेंद्र कहता है हम नहीं करवाएंगे, हमारे खिलाफ है। रौनक कहता है हम भी नहीं करवाएंगे। ठीक है, शुभम कहता है हम भी नहीं करवाएंगे। लो, सब विपक्षी पार्टी कह रहे हम नहीं करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, सत्ता पार्टी राजानी कहती हम कराएंगे, राबिया कहती हम भी कराएंगे। ठीक है, ज्योति भी कहती हम भी कराएंगे, पिंकी भी कह रही है, रिंकी भी कह रही है। लो, मेजोरिटी मिल गई, पास हो जाएगा थर्ड रीडिंग। तीसरी रीडिंग जो होती है, वो तीसरी रीडिंग का मतलब ये होता है, बस सिंपल ये डिबेट होगी कि ये बिल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ओनली। अमेंडमेंट अलाउ नहीं है, जितने भी अमेंडमेंट होने थे वो इसमें हो सकते थे। अगर कोई भी अमेंडमेंट था उस बिल से संबंधित तो सेकेंड रीडिंग में ही पॉसिबल था, उसी समय जब डिस्कशन चल रहा है। थर्ड रीडिंग में कोई भी अमेंडमेंट नहीं होता है, केवल एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, बस। हाँ, क्यों नहीं होंगे? कानून बनाना है, कमेटी बनाना होता है, तो उसमें मिनिस्टर हो सकते हैं। ठीक है ना, मिनिस्टर हो सकते हैं। मिनिस्टर क्या, एक्चुअल में वो मेनली जो रहते हैं वो विपक्ष वाले मेनली रखे जाते हैं, लेकिन उसमें होते हैं एमपी आपके रखे जाते हैं। भाई विपक्ष को नहीं शामिल करोगे ना उस कमेटी में तो दिक्कत हो जाएगी। भाई बिना अगर कमेटी में विपक्ष को नहीं रखोगे तो सीधे कहेगा हम तो थे ही नहीं, आपने किया क्या, सारा डिस्कशन भी करवा लिया, हमको रखा भी नहीं, हमारी सहमति भी नहीं ली, इसलिए कमेटी में विपक्ष वालों को लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो आगे बात करेंगे। अगला टॉपिक आपका कमेटी वाला ही आएगा। संसद की समितियां हैं, धीरे धीरे चल रहा है, परेशान मत हो, सब चलेंगे। तो जैसे ही ये होता है, अब वोटिंग होती है, वही बताया ना हमने, वोटिंग कराई आप लोगों से। बताओ मेरा वाला बिल पास हुआ कि नहीं?
हो गया पास कि नहीं? पहले ये पूछो बिल कौन सा था, वो हमें नहीं पता कौन सा था, पास करना है बस ये समझ लो, ठीक है। तो बिल पास हो गया हमारा, ठीक है, मेजोरिटी मिल गई। ले पहला हाउस लोकसभा ने पास करा दिया, मिल गई पहले हाउस से। तो 3 रीडिंग में कंप्लीट होती है। पहले देखो हमने डिटेल में समझाया, कुछ समझ बढ़ी संसद में कैसी कार्रवाई चल रही है ना। अब एक रट्टाफिकेशन अलग चीज होता है, थोड़ा सा हम समय जरूर ले रहे हैं। आप लोग को लग रहा होगा सर कितना लंबा खींचते चले जाते हैं ये सब, लेकिन मौसम ये कि भैया आप थोड़ा सा पढ़ो, है ना, चीजें करो, रट के फिर भूल जानी है चीजें, है ना। तो कितनी रीडिंग में पास होता है? पहले हाउस में अगर गया तो कितनी रीडिंग में? पहली रीडिंग। भूल गए सर, भूल गए, पहली रीडिंग तो भूल गए, गायब हो गया, क्यों तीसरी वाली याद है। ये जल्दी जल्दी सामने आओ सभी जरा, क्लास खत्म करें, बहुत सो लिए तुम लोग। तुम लोग कम अलाव, हाई देखो अभी आया रौनक, कहाँ भागा था, दौड़ के आ रहा है। तीनों रीडिंग टाइप करो शॉर्ट में, फटाफट, थोड़ा टाइम लो लेकिन टाइप करो जल्दी जल्दी, शॉर्ट में टाइप करना। बारिश हो रही है। तो बारिश को घर के अंदर लाने गए थे क्या? टाइटल सब्जेक्ट डिस्कशन डिबेट पास या रिजेक्ट, बहुत बढ़िया। कौन कौन है भाई? शुभम, आधे देखो गायब होना शुरू हो गए सब, अपने को आइंस्टीन बनने चालू हो जाते हैं। बेटा जिस दिन इस टेस्ट ले लिए ना ऑनलाइन, निपट जाओगे तुम लोग, है ना। जितने तुम लोग आइंस्टीन बन रहे हो ना पीएचडी वाले। शुभम, राजरानी, रौनक, ब्रजेश, संजय, अभिषेक, जयप्रकाश, कोमल, ऋषभ, शुभम, कृष्णा, रिंकी, हिमतेश। बहुत क्वेश्चन पूछते हो हिमतेश, हैं। निधि, सूरज, नवीन, निधि, अदिति, अनिल, सत्यजीत, राहुल, अनुज, पिंकी, प्रियंका, राहुल, नवीन, ज्योति, राफिया, अंजलि, बाकी सब कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे सब गायब भी हो रहे हैं। अच्छा क्लास भी है क्या अगली ऑनलाइन? नहीं है ना? है, अच्छा क्लास है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। हो गया, तो पहली रीडिंग हम क्लियर हो गए। कोई भी मेंबर उस बिल को पेश करेगा, अनुमति लेगा, लीव ऑफ द हाउस, परमिशन मिल गया, गैजेट ऑफ इंडिया में छप जाएगा। फिर उसके बाद उसकी सेकेंड रीडिंग डिस्कशन होगा, डिस्कशन में चर्चाएं होंगी, सब अमेंडमेंट होना है तो वो होगा। फिर उसके बाद या तो कमेटी के पास भेजा जाएगा, या तो जनरल पब्लिक के लिए ओपिनियन, और उसके बाद कंसिडरेशन स्टेज में भेज दिया जाएगा। तीसरा स्टेज जो होता है थर्ड रीडिंग, उसमें आपको ये करना होगा, वोटिंग कराई जाएगी, पास या फेल, यस या नो। अगर वोटिंग मेजोरिटी में है पास कर दिया जाएगा, और इसके बाद वो सेकेंड हाउस को भेज दिया जाएगा। यानी कि अगर ये लोकसभा में चालू किया गया था तो अब ये राज्यसभा में जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, सेकेंड हाउस का हम कल देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, मजा आ रहा है? ठीक है, ना भी आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, मजा तो आना चाहिए, ठीक है ना। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन।